कहानी सीधे जंप करती है 1989 में, यानी 7 साल का गैप, जिसमें हम देखते हैं योंगरे और जेपिल को अच्छे दोस्त की तरह। योंगरे अब हेयर डिजाइनर है, एक सैलून में काम करती है जहां चॉय भी जाती है, और जेपिल हमेशा अपनी हेयर कट के लिए योंगरे के पास आता है। उनके बातचीत से साफ समझ आता है कि दोनों इन कुछ सालों में काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो चुके हैं। जेपिल अब एक मेडिकल स्कूल में है और इंटर्नशिप कर रहा है और हमेशा काम में काफी ज्यादा बिजी होता है। उन दोनों को इतना क्लोज देखकर सैलून की लड़कियां बातें करती है कि जरूर इनके बीच कुछ है, भले ही कहते नहीं। इनके गॉसिप्स को चॉय हवा नहीं देती और साफ कहती है दोनों बस फ्रेंड्स हैं, पर मन ही मन दोनों को कपल्स बनते देखना चाहती है। योंगरे की माँ अब रेस्टोरेंट चलाती है और वहाँ पे हो मदद करती है। उसे योंगरे की माँ का कॉल आता है जो सुजिन को स्कूल से पिक करने के लिए कहती है। वेल, सुजिन है चॉय की बेटी। हाँ, पहले चॉय डरी हुई थी, उसे नहीं लगा था कि वो अकेले बच्चे को संभाल पाएगी, पर उसका साथ उसके दोस्त देने लगे तो हिम्मत मिली। आज रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा कस्टमर्स होते हैं, जिसमें हो बहुत बिजी होती है, सो उसे लेट हो जाता, इसीलिए सुजिन को लाने का काम सांगचोल को देती है, जो ट्रक में फूड सप्लाई करता है। सुजिन अगर किसी की बात सुनती है तो वो है सांगचोल। वो भी उसे एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है। दूसरी तरफ योंगरे जेपिल के साथ हॉस्पिटल उसके डैड को हेयर कट देने आई होती है। उनके डिपार्टमेंट स्टोर अचानक से लॉस में चले जाने की वजह से उन्हें गहरा शॉक पहुंचा और उनकी हेल्थ पे बुरा असर दिखने को मिला। तब से वो यहाँ पे एडमिट है। उसके डैड के भले ही जेपिल से अब तक नहीं बनती, पर वो योंगरे की हर बात सुनते हैं। फिर आती है उनकी वाइफ मानो के, जो उनकी इस हालत के बाद से घर घर कॉस्मेटिक्स बेचा करती है। योंगरे को वो भी बहुत पसंद करती है और उसी की वजह से वो अपने हस्बैंड को लेकर इत्मीनान में रहती है। वो जेपिल से कहती है इतने साल हो गए, अब भी इसे अपना नहीं बनाया तो अच्छी लड़की हाथ से निकल जाएगी, पर एक वो है जो उनकी बात गंभीरता से नहीं लेता। वहीं योंगरे की बात करें तो वो अब भी जोंगी को मिस करती रहती है। जब भी किसी फ्रेंड्स को देख लेती है तो जोंगी के साथ बिताए सारे पल याद आ जाते हैं। जेपिल को हॉस्पिटल में रहना पड़ता है इमरजेंसी केस की वजह से, सो योंगरे को घर तक ड्रॉप नहीं कर पाता, लेकिन उसे ध्यान से घर जाने को बोलता है और साथ ही उसे ठंड न लगे तो पूरा अच्छे से ढकवक देता है। उसकी ये केयर बताती है कि शायद उसके दिल में योंगरे के लिए मोर देन फ्रेंड्स वाली फीलिंग्स है। योंगरे जब घर पहुंचती है तब हम योंगबे और योंगमी को देखते हैं, जो अब थोड़े बड़े हो गए हैं। योंगमी मजे में डांस करती दिखती है और योंगबे पढ़ाई करता हुआ। उनके रेस्टोरेंट के ऊपर कुछ कमरे हैं, जिनमें से एक में योंगरे अपनी दोस्तों चॉय और हो के साथ रहती है। योंगरे दोनों को डांट भी लगाती है ऐसे कमरे को हमेशा की तरह बिखरा देखकर। वो दोनों को योंगरे की ये साइड कुआन जैसी लगती है। रात में सुजिन के बड़े मुश्किल से सोने के बाद तीनों आती है कुआन और उसकी दोस्त के पास, जो मार्केट में कपड़ों का दुकान चलाती है। वो दोनों योंगरे से उसकी पढ़ाई के बारे में, दिन बातों बातों में जोंगी के बारे में भी पूछ लेते हैं, पर उसके पास देने को कोई जवाब नहीं होता। पर वो उम्मीद करती है वो जहाँ भी होगी सही सलामत होगी। अगली सुबह हम सबको बैठकर नाश्ता करते हुए देखते हैं। आज किसी को फुर्सत नहीं है सुजिन को स्कूल ले जाने की, इसलिए योंगमी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, पर एक्चुअली में वो तो ये सब पैसों के लिए कर रही थी, जो चॉय और योंगरे दोनों से मिलता है, और दोनों को पता भी नहीं कि एक छोटी सी लड़की ने उन्हें लूट लिया। उसकी ये चालाकी देखकर योंगबे ऐसा मुंह बनाता है जैसे अपनी बहन के ऐसी हरकतों से तंग आ चुका हो। सड़क पे जब चॉय रोज डे की ओकेजन पे लगे फूल किसी दुकान में बिकता दिखती है तो योंगरे से हिम्मत करके जेपिल को अपनी फीलिंग्स के बारे में कह देने को बोलती है, क्योंकि वो सैलून वाली लड़कियों की तरह अनजान नहीं है, लेकिन फिर भी उससे कंफर्मेशन के लिए पूछती है तुम उसे पसंद करती हो, है ना? पर योंगरे बात को टालकर निकल जाती है। वही मानो के आई है योन की माँ के घर, उन्हें फेस मसाज देने और अपना फेस क्रीम बेचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन तभी उनके बेटे का कॉल आता है जो बताता है वो इस वीकेंड पे कोरिया आ रहा है। योन इन कुछ सालों से यहाँ पे नहीं था। अगले सीन में हम सेरी को देखते हैं, जिसे कुछ लड़कियां ग्रुप बनाकर बुली कर रही होती है, लेकिन सेरी उल्टा उनके बाल नोच लेती है और ये सब दूर से योंगबे देखकर आगे बढ़ जाता है, और सेरी उसके पीछे ये बताने कि वो तो बस उसी का इंतजार कर रही थी, वो लड़कियां ही पंगे लेने आ गई। योंगबे कहता है हर चीज का जवाब वायलेंस नहीं होता। सेरी उसके साथ साथ उसके घर आती है। रेस्टोरेंट में उसकी माँ भी होती है, जो पूछती है तुम घर जाने के बजाय यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है वैसे भी वहाँ मैं अकेले क्या करूँ, इससे अच्छा योंगबे के साथ होमवर्क कर लेती हूँ। हमें जेपिल की स्टेप मॉम और योंगरे की माँ दोनों में काफी अच्छी फ्रेंडशिप भी दिखने को मिलती है। वो ह्योन की माँ के बारे में बताती है, जो फेस क्रीम खरीदने में इंटरेस्ट तो दिखा रही थी, लेकिन कोई इरादा नहीं था। जैसे ही बेटा का फोन आया उसका कमरा सजाने चली गई। अब बताओ, जैसे पूरी दुनिया में वही इकलौते बेटे की माँ है,
दरअसल योंगसिक ने बताया था कि हियोन अगले साल आने वाला है, लेकिन वो इसी साल आ रहा है। सो योंगरे की माँ बोलती है अगर मैं भी उसकी जगह होती तो ऐसे ही खुश होती बेटे के जल्दी आने पे, जिसपे माँ नोकी कहती है यार वो तुम्हारे बेटे के दोस्त की माँ है, इसीलिए उसका साइड मत लो, तुम मेरा साथ दो के। वो भी कहते हैं हाँ यार तुम सही कह रही हो, उस औरत की इतनी हिम्मत, उसे तो पहले तुम्हारा क्रीम खरीदना चाहिए था, अब खुश। मैंने जरूर पिछले जन्म में कुछ बुरा किया होगा जो मैं तुम्हारी दोस्त बन गई। वो कहती है वैसे देखा जाए किस्मत भी क्या चीज है, किसे पता था जिस ट्यूटर से यौन मिलाएगा वो तुम्हारा बेटा होगा। आज उसी की वजह से मेरा बेटा मेडिकल स्कूल जा पाया, वहीं जेपिल स्टिचिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। एक लड़का आता है जो किसी और से एक होने वाले इवेंट के बारे में बात कर रहा होता है, जिसमें जाने के लिए डेट लाना जरूरी है, वरना ऐसे सिंगल आए तो फाइन देना होगा। सो वो जेपिल से पूछता है वैसे जो हेयर ड्रेसर हॉस्पिटल आती है तुम्हारे डैड के बाल काटने, वो तो तुम्हारी दोस्त है ना, तो क्यों ना उसकी सेटिंग मुझसे करा दो। वो साफ मना कर देता है, जिसपे वो पूछता है वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है ना, तो मना क्यों कर रहे हो। वो बोलता है वजह कुछ नहीं है, बस मैं नहीं चाहता। वहीं रास्ते से गुजर रही योंगरे उस दुकान के फूल देख यही सोचती है इसे देने से जेपिल और उसके बीच की चीजें बस ऑकवर्ड ही होगी। घर पे चॉय होके बालों पे कर्लर चलाने की प्रैक्टिस कर रही होती है रेडियो पे सॉन्ग सुनते हुए। तभी योंगरे आती है काम से वापस, उतने में टेलीफोन बजता है और कॉल पे जेपिल होता है। वो उसे संडे उस इवेंट पे उसकी डेट बनकर चलने के लिए पूछता है। डेट का नाम सुनकर चॉय वो दोनों बहुत एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन योंगरे बताती है ऐसा कुछ भी नहीं है, पार्टनर ना लाने पे उसे फाइन भरना पड़ेगा। लेकिन चॉय उसे बताती है कि फाइन से बचने के लिए उसने तुमसे नहीं पूछा, ये उसका इशारा है, तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता। अब तुम्हारी बारी है, इस चांस को हाथ से जाने मत दो। लेकिन योंगरे कुछ गलत सिग्नल नहीं लेना चाहती, पर ये भी सोचती है कि हो सकता है शायद उसकी दोस्तों का कहना गलत ना हो। सो वो जल्दी से उस दुकान जाकर फूल खरीद लेती है। अब संडे का दिन दिखाया जाता है। हियोन वापस कोरिया आ गया है, लेकिन अपने घर जाने से पहले वो जाता है योंसिक से मिलने, जो अभी एक ट्रेनी है और जज बनने वाला है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो बाहर आता है और उसके पीछे एक लड़की, मोस्ट प्रोबेबली वो भी एक ट्रेनी है, जो उसमें इंटरेस्टेड लग रही होती है और उसे साथ लंच के लिए पूछती है, पर वो मना कर देता है ये बोलकर कि वो बिजी है। उतने में हियोन, जो ये सब देख रहा था, उससे मिलता है और सरप्राइज देता है। हियोन बताता है कि वो बहुत जल्द फैमिली कंपनी लीड करने के बारे में सोच रहा है। योंगसिक से उसकी डेटिंग लाइफ के बारे में भी पूछता है, खासकर वो लड़की जो उसे पूरा लाइन दे रही थी, लेकिन योंगसिक नहीं। पूछता है क्या तुम्हारे दिल में कोई और है। वो तो ऐसे स्माइल करता है जैसे हियोन ने सच कह दिया हो। हियोन उसकी माँ, भाई, बहन और योंगरे सबके बारे में हालचाल पूछता है। वहीं योंगरे जब इवेंट पे आती है तो उसे इतना खूबसूरत तैयार हुआ देख जेपिल बस देखता रहता है। वो दोनों जब अंदर जाते हैं तब योंगरे को ऐसा फील होता है जैसे कि जोंगी बगल से गुजरी हो। वो उसके पीछे जाती है भागते हुए, लेकिन वो कोई और ही लड़की निकलती है। जेपिल उसे भागता हुआ देख उसके पास आता है और पूछता है क्या हुआ, ऐसे क्या देख लिया। योंगरे बोलती है कुछ नहीं। भागते हुए उसके पाँव पे मोच भी आ जाती है, तो इवेंट तो वो अटेंड नहीं कर सकते हैं। जेपिल वैसे भी नहीं चाहता था कि उसके पाँव सूज जाए, सो वो उसे वहाँ से घर ड्रॉप करने के लिए निकलता है। हियोन अपने दोस्त की माँ के हाथ का बना खाना खा रहा होता है, लेकिन नजर बस योंगरे को ढूंढ रही होती है। उसके बारे में पूछता है तब हो बताती है कि वो तो डेट पे गई है। ये सुनकर उसका मुंह बन जाता है। वही वो जेपिल के साथ कार से आ गई होती है। वो उसे उसके घर के गेट तक छोड़ने पिगी बैक राइड देता है। वो भी उसे फूल देने जा रही होती है। तभी यौन, जो वहाँ से निकल रहा था, उसे देखकर कहता है यार तुम तो खूबसूरत हो गई हो, पहले ही ठीक थी, अब मुझे टेंशन हो रही है। वेल उसके कहने का मतलब है उसे इस बात की फिक्र हो रही है कहीं योंगरे को कोई उससे छीन न ले। उसके बाद हम तीनों लड़कों को ड्रिंक करता हुआ देखते हैं और हियोन जेपिल से पूछता है सो आई गेस तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसीलिए तुम योंगरे को लेकर गए होगे, पर फिर भी तुम्हें उसका ध्यान तो रखना चाहिए था ना, उसके पाँव में मोच कैसे आने दिया। योंगसी कहता है योंगरे वैसे भी क्लमजी है, उसका दोष तुम इस बेचारे को क्यों दे रहे हो। जिसपे हियोन बोलता है उसकी क्लमजीनेस ही तो उसकी अदा है। यार मैं तो उसे सच में देखना चाहता था, पर बहुत ही थोड़ी देर के लिए देख पाया, क्यों ना मैं उसे घर से अपने कंधे पे बैठा कर लिया। ये सब सुन जेपिल जेलेसी में यौन को ड्रिंक बढ़ाता है। वो भी पीछे क्यों हटता, दोनों एक दूसरे को बहुत पिला देते हैं। ये सब देख योंगसिक भी लाइक एक तरफ मेरा दोस्त है, दूसरी तरफ मेरा स्टूडेंट, क्या करूं मैं इनका। वहीं योंगरे जोंगी के बारे में सोच सोच कर च्युइंगम चबा रही होती है और उसके साथ की खींची पुरानी फोटोज देखने लगती है। उतने में बाहर से कुछ आवाज आती है। देखती है तो उसका भाई नशे में डूबे जेपिल और यौन को घर ले आया होता है। चॉय कहती है चाहे आप अब्रॉड से आए हो या डॉक्टर हो, ड्रंक होकर सब एक जैसी हरकतें करते हैं। सुबह होते ही हम दोनों को एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए दिखते हैं जैसे कोई कपल हो,
और जब वो आंख खोलते हैं तो दूर भागने लगते हैं। यह सब देखकर बेचारे बच्चों की तो आंखें सूज जाती है। योंगबे बोलता है माँ ने आप दोनों को नाश्ते के लिए बुलाया है। दोनों आते हैं नीचे और सब नाश्ता कर रहे होते हैं। उतने में सांगचॉल आता है। उसे भी जेपिल के पिछले रात के लुढ़कने की खबर मिली होती है और वो उसका बहुत मजाक उड़ाने लगता है। जब वो दोनों ट्रक में होते हैं तो सांगचॉल पूछता है वैसे तो इतना कभी नहीं पीते, फिर ऐसा क्या हो गया? वैसे हो ने बताया तुम्हारा योंगरे को इवेंट पे ले जाने के बारे में। वो तो बहुत एक्साइटेड दिख रही थी तुम दोनों को लेकर। पर तुम बताओ तुम्हारे लिए योंगरे सिर्फ एक दोस्त है क्या? देखो वो मेरी फर्स्ट लव थी, ये जानने का तो हक है मेरा। वो कहता है नहीं। वो शॉक्ड होकर पूछता है तो फिर क्या है वो तुम्हारे लिए? यार बताओ अपनी फीलिंग्स। लेकिन वो चुप ही रहता है, इससे ज्यादा कुछ बोलता नहीं है। वहीं सलॉ में आ रहे हैं वीआईपी क्लाइंट्स। सो डायरेक्टर सबको उनको अच्छे से वेलकम करने को बोलती है। ये क्लाइंट्स है दियांग ग्रुप के चेयरवुमेन और उनकी इकलौती बेटी। थोड़े देर में वो वहाँ आ पहुँचते हैं और हम देखते हैं जोंगी को। और जब योंगरे की नजर उस पर पड़ती है तो हैरान रह जाती है। अब हमें 7 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब जोंगी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से भागी और रास्ते में योंगसिक से जा टकराई। उसने उसकी ऐसी हालत और डर देखकर कुछ सवाल नहीं पूछा और इस जगह से निकलने के लिए सॉल की टिकट और कुछ पैसे दिए, साथ ही अपना जैकेट ताकि ठंड न लगे। जोंगी फिर एक होटल में रूम सर्विस का काम करने लगी। हमेशा एक रूम के डोर नॉब पे डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड पड़ती। मैनेजर ने चिंता दिखाई क्योंकि उस रूम में गेस्ट 4 दिनों से अंदर है। ना खाना पीना ऑर्डर दिया, ना खुद बाहर आई। सो जोंगी रोज दरवाजे के बाहर खाना रखकर एक नोट पे इसे याद से खा लेने को कहती है और उस पेपर को दरवाजे के नीचे से अंदर डाल देती है। डेली वो चेक करती है पर खाना वैसे का वैसा पड़ा रहता है। एक रोज वहाँ से जवाब आया, शुक्रिया मेरी फिक्र करने के लिए। उसे चिंता होने लगी और मैनेजर को बोलकर मास्टर की मंगवाई। रूम खोला तो एक औरत खिड़की से कूदने जा रही थी। जोंगी ने रोका और कहा कि वही हमेशा उन्हें नोट लिखा करती। अपनी कहानी बताई कैसे बचपन में माँ बाप के गुजरने के बाद से जिंदगी बद से बदतर हो गई। गम के पल खुशी से ज्यादा हो गए, लेकिन वो आज यहाँ खड़ी है पर अब तक हार नहीं मानी। उनके गम भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। वो महिला बताती है कि उनकी बेटी गुजर गई और वो भी उसके पास जाना चाहती है। जोंगी उन्हें बोलती है आपके ऐसा करने से क्या वो खुश होगी? अगर मैं उसकी जगह होती तो कभी भी अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं होने देती। उसकी यह बात सुनते ही वो वहाँ से हट जाती है और जोंगी को पकड़कर बहुत रोती है। उसके बाद से जोंगी उनसे कांटेक्ट में आ गई होती है। जब भी वो बुलाती है वो उन्हें कंपनी देने चली जाती है। जैसे एक रोज शॉपिंग पे वो जोंगी के लिए कपड़े लेने लगी, जिसपे स्टाफ ने पूछा कि ये आपकी दूसरी बेटी है? इसे कभी पहले देखा नहीं। उन्होंने बताया हाँ ये मेरी बेटी है। वो जब भी जोंगी के साथ होती है अच्छा फील करती है, इसीलिए उसे अडॉप्ट कर लिया। लेकिन जब उसने अपनी पास्ट की बातें की तब उन्होंने कहा कि अपने माजी के बारे में भूल जाओ, यहाँ तक कि अपने पास्ट के लोगों से भी कोई ताल्लुक मत रखना। इसीलिए जब अभी योंगरे उसे आवाज लगाने जा रही होती है तभी जोंगी अपनी माँ से कहती है कि उसके आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, पर उसकी माँ बस 1 घंटे के लिए रुकने को बोलती है। योंगरे भी ये देख चुप रह जाती है। डायरेक्टर चेयरवुमेन का बाल बना रही होती है और मैनेजर जोंगी का, लेकिन जब गलती से उनके हाथ से सीजर गिर जाती है तब जोंगी घबरा जाती है। उसकी माँ बताती है कि इसे नुकीली चीजों से डर लगता है, इसीलिए आराम से काम करे। जोंगी अपने बाल स्टाइल करने का काम योंगरे को देती है, जो वहाँ मैनेजर की हेल्प करने के लिए खड़ी थी। वो उसके हेयर को स्टाइल करते हुए याद करती है कैसे पुराने टाइम पे वो उसके बालों को बिना हीट के कर्ल किया करती। बाल बनने के बाद दोनों चले जाते हैं, पर योंगरे को अब भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। वहीं सांगचॉल अपनी दुकान में काम कर रहा होता है, जो ठीक योंगरे के माँ के रेस्टोरेंट के बगल में है। उतने में वहाँ से जा रही सुजिन उसके पास आती है, जिसे देख वो उसे प्यार करने लगता है और चॉय से पूछता है आज छुट्टी है तुम्हारी? देख कर ही बता सकता हूँ क्योंकि तुम हमेशा काम पे लाल कलर की अजीब सी लिपस्टिक लगाकर निकलती हो। वो चिढ़कर जब वहाँ से सुजिन के साथ जा रही होती है तब वो उससे सुजिन के चिकन पॉक्स की दूसरी शॉट के बारे में पूछता है, जो उसके जहन से निकल गया था। वो बोलता है तुम इतनी इंपॉर्टेंट चीज कैसे भूल सकती हो? ऐसे दिखने में लग रहा है जैसे मैरिड कपल बच्चे को लेकर लड़ रहे हो। वही सैलो के बाहर जोंगी के ड्राइवर योंगरे को लेने के लिए आए होते हैं। वो उसे जोंगी के घर ले जाते हैं और वो उसे देखकर एक्साइटेड होकर गले लगाती है और बताती है उसने उसे कितना मिस किया। अपना घर दिखाते समय बोलती है कि उसकी माँ को उसके पास्ट की बातें करना या लोगों से मिलने में एतराज है, इसीलिए उसने आज सलॉ में ऐसा अजनबी जैसा बर्ताव किया। योंगरे उसकी कहानी सुनकर उसके लिए खुश हुई और उसकी इस नई जिंदगी को मिरेकल कहा, लेकिन उसे उसकी मॉम का डर लग रहा था। पर वो बताती है कि वो आज घर नहीं आने वाली, आउट ऑफ टाउन गई है कुछ काम से। देन उसे अपना कमरा दिखाने ले आती है और अपने वार्डरोब से एक ड्रेस गिफ्ट कर देती है। वहाँ योंगरे उसके कॉलेज की बुक्स वगैरह देखकर पूछती है तुम कॉलेज जाती हो? वो बोलती है हाँ, माँ ने कहा डिग्री लेने को। वैसे तुम बताओ, ये तो तुम्हारा सपना था ना, क्या तुमने कॉलेज जाने पे गिव अप कर दिया?
वो कहती है नहीं, मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ जाने के लिए। जोंगी फिर उससे बाकी सबके बारे में पूछती है, जेपिल के बारे में भी। योंगरी बताती है कि वो मेडिकल स्कूल जा चुका है, साथ ही उसके डैड के डिपार्टमेंट स्टोर के डाउनफॉल में जाने के बारे में भी। हम ये भी देखते हैं कि भले ही जोंगी को अच्छी ऐशो आराम की जिंदगी मिल गई, लेकिन फिर भी उसे बहुत सारी चीज करने में पाबंदी थी, जैसे च्युइंगम न चबाना, अपनी माँ की हर बात सुनना, उनके पसंद के कपड़े पहनना, यहाँ तक कि रूम का कलर भी वही डिसाइड करती। सो अच्छी जिंदगी है लेकिन आजादी नहीं। योंगरे उसे जाते टाइम बाकी सबसे भी मिल लेने को कहती है, लेकिन वो अभी इस बारे में नहीं सोच रही। वो योंगरे को बताती है कि उसने उसे इतना मिस किया कि एक रोज चुपके से उसके नेबरहुड गई, लेकिन रीडेवलपमेंट की वजह से उसका घर ढूंढ न सकी। वो जाते समय एक डायरी देती है। जब भी उसे योंगरे की याद आई उसने लिखा। बस में बैठे योंगरे उस डायरी को पढ़ती है जिसमें जोंगी ने अपने हर दुख और सुख के पल में उसे मिस किया। साथ ही मैनेजर पे पेन भोगने के बारे में भी कभी कभी बुरे सपने आते हैं। ये सब पढ़कर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और दिल भारी होने लगता है। वो एक स्टॉप पर उतरकर याद करती है कैसे उस हादसे के बाद उसने मैनेजर के खिलाफ सबूत ढूंढा और उसे हिसाब किताब में घपला दिखा, जिसके बदले वो मासूम कंडक्टर्स को फंसाते। सो वो हॉस्पिटल आई जहाँ वो एडमिट थे और कहा कि उस रात और जोंगी के बारे में सब भूल जाने और उस बात को अपने दिल में दफन कर देने, वरना वो ये सारे सबूत और इवन खुद गवाह बन जाएगी उनके खिलाफ। अगले दिन मानो के योंगरे की माँ से उनकी बेटी और जेपिल के रिश्ते के बारे में बात करती है और बोलती है कि उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, बस उनकी सहमति चाहती है। वो कहती है हमारे कहने से क्या होता है, चाहना ना चाहना उनके हाथ में है। अगर वो एक दूसरे के लिए बने हैं तो उन्हें किस्मत मिला ही देगी। मानो के बोलती है वो तो है, लेकिन फिर भी तुम मेरी साइड ही रहना, ओके। उनके काम पे निकलने के बाद जोंगी के ड्राइवर आते हैं कुछ सामान लेकर और वहीं रख के चले जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता। उतने में जोंगी आती है जिसे पहली नजर में देख कोई पहचान नहीं पा रहा होता, लेकिन जैसे ही वो खुद के बारे में बताती है सब उसका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। योंगबे भी स्कूल से वापस आते हैं तो उसे देखते हैं। जोंगी इमोशनल हो जाती है उन्हें इतना बड़ा देखकर। यहाँ योंगरे चॉय को जोंगी के बारे में बताते हुए घर आ रही होती है और वहाँ उसे देख सरप्राइज रह जाती है। उसे वापस छोड़ते वक्त योंगरे पूछती है तुम्हारे ड्राइवर को पता चल गया तो? वो कहती है डोंट वरी, ये माँ को कुछ नहीं बताएंगे। उसके बाय कहकर अंदर जाने के बाद जैसे ही जोंगी कार में बैठने जा रही होती है तभी योंगसिक भागता हुआ आता है, क्योंकि जब उसने घर पे कॉल लगाया था तब योंगबे ने बताया कि जोंगी वापस आ गई, तो वो उससे मिलना चाहता था। जोंगी उसे देखकर बहुत इम्प्रेस होती है, खासकर वो जो जज बनने वाला है उसके लिए। योंगसिक को भी वो और भी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। जोंगी बताती है वो अब तक उसके शुक्रगुजार है। उस रात अगर वो ना मिलता तो पता नहीं वो क्या करती। साथ ही उसने सबको कितना मिस किया और अब सबसे मिलने के बाद खुशी महसूस हो रही है। योंगसिक बोलता है श्योर, तो सबसे मिल लिया है ना, कोई रह तो नहीं गया? वो कहते हैं यार तुम्हें तो लोगों को पढ़ना बहुत अच्छे से आता है। जब वो घर आ रही होती है तो ड्राइवर उसे बताते हैं उसकी माँ वापस आ गई। वो बाहर एक नई गाड़ी देखती है जो उसकी माँ ने उसे गिफ्ट किया है। साथ ही उसके लिए एक ड्राइवर को भी हायर किया जो कोई और नहीं किम है। वो उसे देखकर पहचान जाते हैं, लेकिन उसको हिचकिचाता हुआ देख चुप रहते हैं। उसकी माँ उसे कल किसी सीईओ के बेटे के साथ ब्लाइंड डेट पे जाने को कहती है। अगले दिन जब वो कार में होती है तो किम बोलता है तुम च्योंगा की कंडक्टर हो ना? देखो मैं किसी भी लड़की को देखकर पहचान ही जाता हूँ। वो बोलती है हाँ ये तो आपकी स्पेशलिटी है, लड़कियों को चेक आउट करते रहना। वो कहता है नहीं, अब मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, बदल गया हूँ, सच में मेरा यकीन करो। वो कहती है ठीक है, पर एक शर्त पे, तुम भी मेरे पास्ट के बारे में भूल जाओ और खासकर मेरी माँ के सामने कोई जिक्र मत करना। वही मानो के आई होती है सलों योंगरे को अपने बेटे के कुछ कपड़े देकर जेपिल को दे देने को बोलती है, क्योंकि आज वो थोड़ा बिजी है। साथ ही आते वक्त उसके साथ याद से डिनर कर लेने भी बोलती है। वहीं जोंगी आई होती है अपने डेट से मिलने। बाहर किम गाड़ी के पास गॉगल लगाए आती जाती लड़कियों को घूरता रहता है। दोनों जब बाहर आते हैं तो वो लड़का जोंगी से सेकंड डेट के लिए पूछता है। वो कहती है सॉरी मैं उस दिन बिजी हूँ। किम उसे कार में बैठाकर वहाँ से ले जाते हैं और लड़का अपने आप से कहता है पर मैंने तो किस दिन मिलना है इस बारे में तो कहा ही नहीं। किम जोंगी से कहता है सही किया उसे रिजेक्ट करके, दिखने में ही बोर लग रहा था और वैसे भी लगता है कि उसने अपनी लाइफ में कोई मुशक्कत झेली ही नहीं। वो कहती है मुंह बंद करके कार चलाओ। जब कार हॉस्पिटल से गुजर रही होती है जिसमें जेपिल इंटर्न है, तब वो योंगसी की कही बात याद करके वहाँ कार रुकवाती है। जेपिल को बाहर देखकर निकलती है, लेकिन जब योंगरे को उसके पास जाता देखती है तो रुक जाती है। योंगरे जब जेपिल को कपड़े देती है तो वो बोलता है वैसे तो मेरे पास काफी कपड़े हैं हॉस्पिटल में। वो बोलती है तब हो सकता है तुम्हारी माँ के जहन से निकल गया होगा। वो दिन उसे टीज करते हुए बोलता है तुमने इसे खोलकर मेरा इनर वगैरह तो नहीं देखा ना? वो उसे चिढ़कर मारने लगती है। उन दोनों को मजाक मस्ती करता देख जोंगी अपने कदम पीछे कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं हॉस्पिटल में डिनर के दौरान योंगरे उसे जोंगी के बारे में बताने जा रही होती है कि तभी इमरजेंसी आ जाती है और जेपिल को जाना पड़ता है। वहीं जोंगी घर आकर जब अंदर जाती है तब किम चुपके से कार निकाल कर निकल जाता है और उसे रास्ते में चॉय दिख जाती है।
तो उसे रोक कर ऐसे बातें करता है जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। इवन उसे कहीं चलकर अच्छे से बातचीत करने के लिए भी पूछता है, पर वो बोलती है हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो मैं तुम्हारे साथ कहीं बैठकर इत्मीनान से बातें करूं, और वहां से चली जाती है। लेकिन किम उसका पीछा करता है और रेस्टोरेंट के अंदर उसे जाता देख लेता है। वो भी बाहर से अंदर की ओर झांकता है। तभी सुजिन पीछे से आती है और पूछती है अंकल आप कौन हो। वो पूछता है तुम बताओ तुम कौन हो और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं। वो बोलती है मेरी माँ तो काम पे होगी और मेरे डैड नहीं है। उतने में चॉय बाहर आती है। सुजिन उसे अपनी माँ कहती है। किम हैरानी में देखता है। चॉय किम को भगाते हुए बोलती है तुम मेरा पीछा कर रहे थे, यहाँ से चले जाओ, तुम्हें देखकर ही मेरा खून खौलता है। ये सब पीछे से सांगचौल सुन रहा होता है। अगले दिन सलाव में योंगरे के लिए किसी ने फ्लावर बुके भेजा होता है। चॉय कहती है जरूर जेपिल होगा, पर वो कहती है नहीं वो ये कभी नहीं भेज सकता। कियोन आकर बोलता है सही कहा क्योंकि ये मेरी तरफ से है। वो आया है उसके हाथों अपना हेयर कट कराने। योंगरे को काम खत्म होने के बाद डिनर पे ले जाने की बात करता है, लेकिन वो कहती है कि उसके कुछ और प्लान्स हैं। वहीं हॉर्स राइडिंग करते समय जोंगी के जहन में बस जेबिल और योंगरे घूर रहे होते हैं और फोकस जाने से वो गिर जाती है। उसे उसी हॉस्पिटल लाया जाता है जहाँ पे जेबिल इंटर्न है। वहाँ जब नर्स उसे इंजेक्शन दे रही होती है तब वो घबरा जाती है। तभी जेबिल आता है और उसे देखकर शॉक रह जाता है। जोंगी बिना इलाज कराए हॉस्पिटल से निकल रही होती है, लेकिन वो उसे पकड़कर रोकता हुआ बोलता है तुम्हारी आदत अब तक नहीं गई लोगों को हमेशा फिक्र में डालने की। तभी योंगरी आती है जिसे हियोन ड्रॉप करने आया था और सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं और माहौल बहुत टेंस हो जाता है।